हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेयरी फार्मिंग हब। दोस्तों, मुझे यकीन है कि बहुत से लोग अफ्लाटॉक्सिन के बारे में नहीं जानते होंगे। अफ्लाटॉक्सिन क्या है और कितना डेंजरस है? अफ्लाटॉक्सिन एक केमिकल है जो एस्पेरिजिलस फ्लेवस नाम की एक फंगस सेक्रीट करती है। जानवर की खुराक में शामिल होने वाली हर तरह की चीजें जैसे खल, गेहूं, गेहूं से बनी रोटियां, बिनोला, मक्की इत्यादि को अगर प्रॉपर हम संभाल के नहीं रखते तो इनमें फंगस लग जाती है। अगर पशु आहार जो हमारा पशु को खिलाने वाली चीजें हैं अगर वो अफ्लाटॉक्सिन फ्री हो भी तो हमारी फीड स्टोर करने की प्रैक्टिसेस ऐसी होती है कि ये आहार को सही तरह ना रखने पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि वो बिना फंगस या मोल्ड के नहीं रह पाती। अगर हम फंगस या मोल्ड लगे इस चारे को अनदेखा करके जानवर को खिला दें तो इससे पशु की सेहत के नुकसान के साथ साथ डेयरी के धंधों को भी नुकसान पहुंचता है। ये उल्ली या फंगस सम टॉक्सिक या मेटाबोलाइट बनाती है जिसे हम अफ्लाटॉक्सिन B1 कहते हैं। पशु जब ये उल्ली लगा आहार खाता है तो ये उसके मिल्क में भी आ जाता है जिसे हम अफ्लाटॉक्सिन M1 कहते हैं। दोस्तों, इस बात के भी सबूत है कि अगर सबसे ज़्यादा कैंसर काज करने वाली कोई चीज़ है या जो टॉप कार्सिनोजेनिक चीज़ें हैं उनमें से अफ्लाटॉक्सिन ह्यूमन के अंदर कैंसर कॉज करता है। मीन्स इट इज़ वेरी पोटेंट कार्सिनोजेनिक। अफ्लाटॉक्सिन के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि हर बच्चा, बूढ़ा और हम सभी दूध पीते हैं। इट्स ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम और अवेयरनेस ही इस वीडियो का मकसद है ताकि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख सके और इस चीज़ को हम कम कर सके। तो हमारी गायें जब कोई अफ्लाटॉक्सिन ग्रस्त कोई दाना चारा कंज्यूम करती है तो उसका 1% उसके लीवर में मेटाबोलाइट होके उसके खून में आता है और वो उसके दूध में चला जाता है इन फॉर्म ऑफ अफ्लाटॉक्सिन M1। पशु की खुराक में अफ्लाटॉक्सिन B1 के रूप में होता है। लीवर इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर देता है जिससे ये जो अफ्लाटॉक्सिन M1 है ये जो B1 है वो दूध में M1 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू जो लीवर उसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर देता है। पशु के लीवर में अगर सबसे ज़्यादा कैंसर करने वाला कोई कार्सिनोजन है तो वो अफ्लाटॉक्सिन B1 है। अगर हम रॉ मिल्क में देखें कि अगर रॉ मिल्क में अफ्लाटॉक्सिन M1 प्रेजेंट है तो आप दूध को चाहे उबाल के पीते हो या फिर कोई इसका डेयरी प्रोडक्ट बना लो, पर इस पे जो हीट का कोई असर नहीं होता। मान लो हमने कोई बर्फी या कोई मिठाई बनाई है तो स्टडी ये शो करती है कि अफ्लाटॉक्सिन M1 वो डेयरी प्रोडक्ट में एज इट इज़ ही ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब ये टॉक्सिन वैसे का वैसे ही बना रहता है और उसमें वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है और ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाता है। मान लो हमारे पास 1 लीटर दूध है और हमने उसको गर्म करके गाढ़ा करके 100 ग्राम उसकी बर्फ़ी या कोई मिठाई बना ली तो जो 1 लीटर दूध के सारे टॉक्सिन थे वो आपकी 100 ग्राम बर्फ़ी में आ गए। मीन्स ये और ज़्यादा कंसनट्रेट हो गया। अगर रिसर्च ऑन रॉ मिल्क शो दैट के M1 टॉक्सिन है जो विंटर मिल्क में ज़्यादा होते हैं। इसका एक रीज़न तो ये है कि बरसात के बाद या समर के बाद टेम्परेचर और मॉइस्चर के कारण जो फंगस ग्रोथ है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं तो ये चारे में जो है ज़्यादा हो जाता है। विंटर के चारे में ज़्यादा होने की वजह से वो उसकी डाइट में B1 बढ़ जाता है और इसकी वजह से ही ये ज़्यादा उसके विंटर मिल्क में ज़्यादा आ जाता है। और जो स्टडी कंडक्टेड इन अल्ट्रा हाई UHT मिल्क, मतलब जिसमें हम दूध को 150 डिग्री तक हीट करते हैं, इस पर भी जो टॉक्सिन है वो अनटच रहते हैं। मतलब इनकी जो सेल को डैमेज करने का पोटेंशियल है वो ख़त्म नहीं होता। ये स्टडी रॉ मिल्क पे भी की गई और ये
पास्चुराइज्ड मिल्क पे भी ये स्टडी की गई, तो जो अफ्लाटॉक्सिन है वो हीट हीट करने पे भी ख़त्म नहीं होती, वो वैसे ही रहती है। सो इट्स अ वेरी डेंजरस। अगर हम बात करें जो अफ्लाटॉक्सिन M1 है, इनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर मीन्स जब ये कम कम हमारी डाइट में जाता है तो लीवर कैंसर तो हो ही सकता है। इसके बिना बच्चों में ग्रोथ फेलर हो जाता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, उनका इम्यूनिटी सिस्टम है जो वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, वैक्सीन फेलर हो जाता है, मीन्स वो हमेशा बीमार रहते हैं और पता ही नहीं चल पाता कि ये क्यों है और किसकी वजह से है। चेकअप कराने से कुछ नहीं आता, बॉडी अंदर से डैमेज हो रही होती है। इसका कारण यही है कि क्रॉप्स या चारे में फंगस है वो एनिमल की खुराक में आ जाता है और गाय के अंदर ये अफ्लाटॉक्सिन B1 से M1 में कन्वर्ट होके दूध में आ जाता है। दोस्तों एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। हालांकि दूध एक कंप्लीट फूड है, पर एक तो पोल्यूशन है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है और ऊपर से हम जंक फूड या कोई पैकेजिंग फूड खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिलके इसके इम्पैक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। हालांकि ये पहले भी प्रेजेंट था, कोई कह सकता है कि पहले ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि पहले जो इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं था, इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि पोल्यूशन थोड़ा कम था। तो अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमन के साथ साथ अफ्लाटॉक्सिन एनिमल की हेल्थ को भी बुरी तरह से अफेक्ट करती है। जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं एनिमल पे वो इतने ज़्यादा वाइड स्प्रेड है कि सिंपली साइंस से हम इसे समझ नहीं सकते। फिर भी कुछ है, जैसे रिप्रोडक्टिव इफ़ेक्ट होते हैं माइकोटॉक्सिन के, इरेगुलर हीट, कभी भी हीट में आ जाती है, 21 दिन का इसके लिए वो नहीं होता। प्रेग्नेंट काऊ भी एक्स्ट्रा शो करने लगती है, कंसेप्शन बहुत कम हो जाता है, ओवेरियन सिस्ट बनती है, इब्राइन जो इसका एम्ब्रायनिक लॉस होता है, मतलब अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्री मैच्योर मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट मीन्स जो इसके थान हैं वो पहले से ही बड़े हो जाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन डाउन होता है, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता, मतलब जो फर्टिलिटी का इशू है वो मेल में ज़्यादा होता है, मेल में वो फर्टिलिटी कम हो जाती है, खासकर गॉट्स और लैम्स में। वहाँ जहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी नहीं होती तो इसका जो स्पर्म प्रोडक्शन है और सीमन क्वालिटी के ऊपर काफ़ी बैड इफेक्ट होता है। इसी तरह लीवर हेल्थ के साथ साथ किडनी हेल्थ को भी इम्पेक्ट करती है ये माइकोटॉक्सिन। लीवर का वेट बढ़ जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट भी होते हैं, मतलब इनका इंटेस्टाइनल हेमियोफोरेस हो जाता है, मतलब अंदर इसकी जो खून की नली है वो फट जाती है, डाइजेशन खराब हो जाता है, काफ की ग्रोथ रुक जाती है, मतलब कई बार तो जो इसके काफ्स है वो उनकी डेथ भी हो जाती है। ह्यूमन का पीएच भी इवन शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रूड फाइबर और प्रोटीन पे काफ़ी असर पड़ता है, डायरिया होने लगता है, और भी कॉम्प्लिकेशन है। एनिमल थर्मो रेगुलेट नहीं कर पाता, मतलब ये कई सारी चीज़ें हैं, हम कह नहीं सकते कि क्या क्या इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, लेकिन कुछ मेन प्रॉब्लम है ये जो मैंने अभी डिस्कस किया माइकोटॉक्सिन की वजह से। तो इसके अगर कंट्रोल में देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन तो यही है कि हम जो पशु की खुराक में, मतलब पहले तो प्रिवेंशन ही है, प्रिवेंशन यही है कि हम पशु की खुराक में जो उल्ली लगा अनाज है वो ना आने दें। दूसरा, जब हम साइलेज बनाते हैं तो जो प्लास्टिक की शीट से उसको प्रॉपर अच्छी तरह प्रेस कर दे, शीट से कवर कर दे, मतलब उसमें हवा ना क्रॉस करे। नेक्स्ट है कि वो जो फंगस लगा कोई चारा है वो पशु को ना खाने को दें। चारे की जो खुरलियाँ हैं उनकी क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखें। पानी की खुरली है वो अच्छी तरह से साफ करें और इवन उसमें चूने का लेप कर दें। जब भी मार्केट से कोई फीड खरीदे तो अफ्लाटॉक्सिन जो रेगुलेटरी लिमिट है उसके अफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल वाली फीड खरीदें। फीड को ज़मीन के ऊपर लकड़ के पैलेट्स पर रखें और जो स्टोर जिसमें हमने फीड को स्टोर करना है वो एटलीस्ट एयरी हो, मतलब थोड़ा ओपन हो, खुला हो, हवादार हो। आमतौर पर क्या होता है कि किसान भाई कम अफ्लाटॉक्सिन वाली फीड तो खरीद लेते हैं, लेकिन स्टोरेज प्रैक्टिसेस गलत होने की वजह से फीड जानवर की खुराक का
हिस्सा बनने से पहले ही उल्ली ग्रस्त हो जाती है। ये तो है कुछ प्रिवेंशंस, पर ये भी है अगर हमारी फीड में टॉक्सिन आ भी जाते हैं तो दूसरा है इसके कंट्रोल में हम यूज़ करें टॉक्सिन बाइंडर्स। जो उल्ली द्वारा पैदा हुए टॉक्सिन है उन उसको हम बाइंड कर सकते हैं। इसके लिए मार्केट में टॉक्सिन बाइंडर्स आते हैं जो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक टॉक्सिन बाइंडर जो कि एल्यूमिनो सिलिकेट और बेंटोनाइट बेस्ड होते हैं, जो टॉक्सिन को बाइंड करके उसको अनअवेलेबल कर देते हैं और टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। दूसरे आते हैं ऑर्गेनिक मॉस बेस्ड टॉक्सिन बाइंडर्स, जिनमें मेनास, लिवोसैक्राइड या फ्रक्टोलिवोसैक्राइड बेस्ड होते हैं। ये जो टॉक्सिन बाइंडर्स हैं जो ऑर्गेनिक हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम की सस्पेंशन जो कि ये माइकोटॉक्सिन की वजह से हुई है उसको ना सिर्फ रिवर्स करते हैं और इसके बिना उसके अंदर जो ग्लूकेन्स और मैंगनीज है साथ में वो कैटल की इम्यूनिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। सो एनिमल जो बैक्टीरिया पैथोजन से और अच्छे से लड़ पाता है, न्यूट्रिएंट का अपटेक या जो फीड स्टफ वो खा रहा है वो इंक्रीज हो जाता है, तो एनिमल की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। टॉक्सिन बाइंडर जो ऑर्गेनिक है या दूसरे टॉक्सिन बाइंडर है वो जो हेल्थ चैलेंज है काऊ के उससे लड़ने में उसकी काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर हम देखें तो अगर 20 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर पर एनिमल पर डे अगर हम एनिमल को देते हैं तो उसका असर हम 15-20 दिन में देख सकते हैं। ये ना सिर्फ एनिमल की हेल्थ इससे ना सिर्फ एनिमल की हेल्थ इम्प्रूव होगी, साथ में आपकी प्रोडक्शन और इकोनॉमिक भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो ह्यूमन हेल्थ है जो सप्लाई चेन में प्रेजेंट है उसमें भी टॉक्सिन कम आएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। कीप वॉचिंग फार्मर हब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।